आप सभी के दिमाग में एक बार ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा क्या हुआ होगा कि एक आग का गोला, जहाँ रहना तो दूर, इसके बारे में सोचकर ही हमारी रूह कांप जाए। वह आग का गोला रहने लायक कैसे बना। और हाँ, आप यह जानने के लिए भी एक्साइटेड रहते होंगे कि पृथ्वी का केंद्र कैसे बना, महासागर और महाद्वीप कैसे बने, किसी घटना से पृथ्वी का मौसम बदलाव और कैसे बना पानी और ऑक्सीजन, पृथ्वी कैसे ठंडी हुई और जीवन का विकास कैसे हुआ। तो आज के आने वाली इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो आइए जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर डायनासोर के जन्म तक की कहानी। पृथ्वी की उत्पत्ति के इतिहास की शुरुआत आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई और इस बात का प्रमाण ये है कि पृथ्वी पर मिली सबसे पुरानी चट्टान की उम्र 4 बिलियन वर्ष पूर्व मापी गई है और उन चट्टानों में मिले पुराने कणों की आयु 4.4 बिलियन ईयर है। इस समय को हेडियन युग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस समय के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय प्राइमरी लेयर के निर्माण के बाद हेडियन युग के दौरान पृथ्वी की सतह पर लगातार उल्कापात होते रहे और बड़ी मात्रा में ऊष्मा के प्रवाह के कारण ज्वालामुखियों का विस्फोट भी भयंकर रहा। ऊष्मा के प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके चलते पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। ये ऐसा माहौल था जिसमें रहना तो दूर, इसके बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी रहने लायक बनी, जानेंगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र अर्थात पृथ्वी के सेंटर का निर्माण कैसे हुआ। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हम वापस मॉडर्न टाइम में आकर पृथ्वी की शुरुआती उत्पत्ति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी ये बात जानते हैं कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वह एक भ्रूण के रूप में माँ की कोख में रहता है और बाद में 9 महीने की प्रोसेस के बाद में एक बच्चा बनता है। उसी प्रकार से जब पुरातन पृथ्वी का विकास हो रहा था तो पृथ्वी का आकार छोटा था और उसके बाद पृथ्वी का विकास तब तक होता रहा जब तक इसका आंतरिक भाग पर्याप्त रूप से इतना गर्म नहीं हो गया कि वह उस समय मौजूद लोहे की धातुओं को पिघला सके। बाद में जब इन धातुओं की डेंसिटी ज्यादा होने लगी तो वह पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित होने लगे, जिससे पृथ्वी की स्तरीय संरचना बनी और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। इन पदार्थों के इकट्ठा होने के दौरान गैसीय सिलिका के एक बादल ने पृथ्वी को घेर लिया, जो बाद में इसकी सतह पर ठोस चट्टानों के रूप में मौजूद रहे। इसके बाद पृथ्वी के आसपास सोलर नेबुला के प्रकाशीय तत्व प्रारंभिक वातावरण में शेष रह गए, लेकिन पृथ्वी के हिट ने इस वातावरण को दूर कर दिया। पृथ्वी के मौसम में बदलाव कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंगल ग्रह से एक दूसरा छोटा ग्रह टीहिया, जो पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर था, शुरुआती दिनों में स्थिर होने के कारण वह अपनी जगह पर ही था, लेकिन जैसे जैसे पदार्थ इकट्ठा होने लगे तो टीहिया ग्रह का भार भी बढ़ने लगा। जब किसी भी चीज का भार बढ़ेगा तो या तो इधर भागेगा या उधर भागेगा, पर टीहिया ने तो ठान ही लिया था कि मैं तो पृथ्वी से ही टक्कर लूंगा। अब ठान ही लिया तो टकराएंगे ही, लेकिन टकराव के बाद इनका तो वजूद मिट गया। पर हमारे प्यारे चंद्रमा मामा का निर्माण हो गया, जिससे हमारी धरती माँ को मिला उनका पहला प्राकृतिक उपग्रह। इस टकराव के बाद पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुक गई और इसी झुकाव की बदौलत पृथ्वी के मौसम में बदलाव आने लगा। साथ ही इस घटना ने पृथ्वी के घूमने की गति भी बढ़ा दी। मौसम में बदलाव के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी पानी। कैसे आया पानी और कैसे हुआ महासागरों का निर्माण। इस विशाल टकराव के बाद पृथ्वी वातावरण विहीन हो गई, यहाँ तक कि वर्तमान में मौजूद फेल्सियस महाद्वीपीय परत भी अभी तक अस्तित्व में नहीं आई थी। इसके बाद ज्वालामुखी की घटनाओं के कारण और पृथ्वी की ऊपरी परत से भाप निकलने के कारण दूसरे वातावरण का निर्माण हुआ और अंतरिक्ष में मौजूद उल्का पृथ्वी से टकराने लगी। इन उल्काओं के लगातार टकराव के कारण पृथ्वी पर पानी आया। ऐसा माना जाता है कि टकराने वाले धूमकेतु में बर्फ थी, जिससे पृथ्वी को जल मिला और यह भी माना जाता है कि इस विशाल टकराव के बाद पृथ्वी ठंडी हुई होगी। उसके बाद बादलों का निर्माण हुआ और बारिश के बाद महासागर बने। अभी मौजूद तथ्यों से यह साबित होता है कि आज से करीब 4.2 मिलियन वर्ष पूर्व
महासागरों का निर्माण शुरू हो गया था और इस युग को अकारियन युग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद होती है एक और कमाल की घटना, और वह घटना यह थी कि उस समय सूर्य का उत्पादन केवल 70% था। इससे इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि उस समय वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बड़ी मात्रा थी और इसी के कारण सतह पर मौजूद जल जम नहीं रहा था। ज्वालामुखी की गतिविधियां अपने चरम पर थी और ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए कोई परत भी नहीं थी। साथ ही जो फ्री ऑक्सीजन थी वह भी सतह पर खनिजों के साथ बंधी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जिससे सतह से बंधी ऑक्सीजन वातावरण में आ गई। पर अब आपके सोचने का समय खत्म और मेरे बताने का समय चालू। तो चलिए जानते हैं ऑक्सीजन कैसे वातावरण में आई, कैसे बनी ऑक्सीजन। शुरुआती समय में कोशिकाएं विषम पोषणज बोले तो हेटेरोट्रोफ प्रकार की थी, जो अपने खाने के लिए चारों ओर के जैविक अणुओं का प्रयोग करती थी। लेकिन जब बाद में जैसे जैसे खाने की आपूर्ति कम होने लगी तो वातावरण में मौजूद जैविक अणुओं के उनकी निर्भरता कम होने लगी और इन कोशिकाओं ने ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य का प्रकाश अपना लिया। आज से करीब 3 बिलियन वर्ष पूर्व ऑक्सीजन युक्त संश्लेषण जैसा कुछ विकसित होने लगा था, जिससे यह कोशिकाएं सूर्य की ऊर्जा से अपना खाना बनाने लगी। इसे आज हम प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानते हैं। जब यह प्रक्रिया होने लगी तो रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग होने लगा और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के साथ ऊर्जा की प्रचुरता वाले कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होने लगे। इस प्रक्रिया के वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलने लगी। सबसे पहले ये चूना पत्थर, लोहा और अन्य खनिजों के साथ बंधा। इस बात का प्रमाण प्रोटेरोजोइक युग में मिलने वाला लोहा ऑक्साइड है। हैरान कर देने वाली बात क्या थी कि ऑक्सीजन के साथ खनिजों के रिएक्शन के कारण महासागरों का रंग हरा हो गया था। शुरुआती समय में तो इस प्रक्रिया से थोड़ी मात्रा में ही ऑक्सीजन मिली, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ऑक्सीजन प्रलय के नाम से जाने जाने वाली यह घटना जब घटी थी तो इसका इफेक्ट नेगेटिव था, जिसके चलते पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश जीव खत्म हो गए थे। ओजोन परत का निर्माण कैसे हुआ? ऑक्सीजन प्रलय की घटना के बाद जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी तो बाद में वह ऊपर के वातावरण की तरफ भी जाने लगी। ऊपर के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने और सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रोत्साहन से वातावरण के ऊपरी भाग में एक परत एकत्रित होने लगी, जिससे ओजोन परत का निर्माण हुआ। इस ओजोन परत बनने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने लगी, जिससे यह हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं आ सकी। यदि उस समय इन ओजोन परत का निर्माण नहीं हुआ होता तो पृथ्वी पर जीवन का विकास भी संभव नहीं हो पाता। कैसे बना पहला महाद्वीप? हेडियन तथा आर्कियन समय के दौरान पृथ्वी का भीतरी भाग बहुत अधिक मात्रा में गर्म था, जिससे ऊपरी सतह पर कन्वेक्शन अर्थात टेम्परेचर का अधिक गर्म टेम्परेचर से ठंडे टेम्परेचर की तरफ की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होने लगा। जब प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी प्रोसेस हुआ तो कन्वेंशन की गति और भी ज्यादा बढ़ गई। इससे पृथ्वी की सतह पहली बार सख्त होने लगी। प्रारंभिक परत तो प्लेट टेक्टोनिक की तीव्र संयोजन तथा लेट हैवी बम्बार्डमेंट के प्रभाव से पूरी तरह मिट गई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि महासागरीय परतों की तरह इस प्रारंभिक परत का निर्माण बेसाल्ट से मिलकर हुआ था। तो प्रारंभिक परत मिटने के बाद निचली परत में आंशिक गलन के दौरान कुछ खंडों का निर्माण हुआ और इन्हीं खंडों से कुछ अवशेषों का निर्माण हुआ, जिन्हें क्रेटन कहा जाता है। आर्कियन युग के प्रारंभिक समय में इन्हीं खंडों ने सतह का निर्माण किया, जिस पर वर्तमान महाद्वीप बने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान कनाडा के नॉर्थ अमेरिकन क्रेटन पर प्राप्त हुई, जो लगभग 4 मिलियन वर्ष पूर्व की चट्टान है। इन्हीं चट्टानों के निर्माण के बाद शुरुआत होती है पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया। कैसे ठंडी हुई पृथ्वी? जैसे जैसे पृथ्वी पर यह सभी घटनाएं घटती जा रही थी, उसी तरह सूर्य का विकास भी हो रहा था और वह अधिक चमकीला बनता जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटेरोजोइक युग में पृथ्वी को सूर्य से अधिक ऊर्जा मिलने लगी। दूसरी तरफ इस समय तक भी ज्वालामुखी फटने का दौर जारी था। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा वातावरण को हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था और जब सूर्य से पृथ्वी को अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलने लगी तो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को अपने अंदर समाना चालू कर दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा।
अब हुआ यह है कि पृथ्वी पर महासागरों में मौजूद जल से बादल बनने लगे और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस के कारण एसिड रेन चालू हो गई। और जब यह कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के साथ चट्टानों पर गिरी तो चट्टानों के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया गया, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान घटने लगा और माइनस में चला गया। बर्फ जमने के कारण सूर्य से जो भी किरणें पृथ्वी की तरफ आ रही थी वह वापस रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिससे पृथ्वी का तापमान ज्यादा नहीं बढ़ा और बर्फ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जैसे ही थोड़ी देर पहले मैंने क्रेंटेंस का जिक्र किया था, तो सभी क्रेंटेंस पर पाए जाने वाले हिम भंडार यह दर्शाते हैं कि आज से 2.3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पहला हिमयुग आया, जिसके कारण पृथ्वी पूरी तरह से जम चुकी थी। इस समय को पृथ्वी को स्नोबॉल यानी बर्फ की गेंद भी कहा जाता है। जीवन का विकास कैसे हुआ? पॉसिबिलिटी यह है कि सबसे पहले जीवाणु जीवन के अन्य रूपों में अलग हुए, जिसे नियोम्यूरा भी कहा जाता है। आज से करीब 2 बिलियन वर्ष पूर्व यह नियोम्यूरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं, बड़ी कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी छोटी कोशिकाएं विभाजित होने लगी। साथ ही इसी समय प्रोटो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण भी हो चुका था। कुछ समय तक तो छोटी कोशिकाएं और बड़ी कोशिकाओं में संघर्ष चलता रहा, लेकिन बाद में बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका एक दूसरे के साथ विकसित होने लगी। समय के साथ साथ दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी कोशिकाएं छोटी कोशिकाओं के द्वारा बनाई गई ऊर्जा के बिना जीवित नहीं रह सकती थी। बाद में यह दोनों कोशिकाएं मिलकर पूरा एक जीव बन गई, जहां छोटी कोशिकाओं को आज माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इसी प्रकार की घटना प्रकाश संश्लेषण साइनोबैक्टीरिया के साथ भी हुई और समय गुजरने के साथ साथ एक दूसरे में मिलने की ऐसी अनेकों घटनाएं हुई। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन जारी रहा और वह पृथ्वी के वातावरण के साथ बेहतर ढंग से ढलने लगे। वनस्पति, जीव जंतु तथा कवक सभी विभाजित हो गए। इनमें से कुछ अपनी जगह बनाकर भी रहने लगे और लगभग 1 बिलियन वर्ष पूर्व पहली बहुकोशिकाएं वनस्पति उत्पन्न हुई, जो हरा शैवाल थी। इसके बाद 900 मिलियन वर्ष पूर्व पशुओं में भी बहुकोशिकाएं बनने की शुरुआत हो चुकी थी। बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो कोशिकाएं अलग थलग पड़ी रहती थी वो समाप्त हो जाती थी, इसलिए सभी कोशिकाओं को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ा। अब आगे की कहानी समझने के लिए आते हैं 1960 में, जहां 1960 के आसपास जब प्लेट टेक्टोनिक्स का उदय हुआ तो भूगर्भ शास्त्रियों ने अतीत में महाद्वीप की गतिविधियों को फिर से स्टडी किया। स्टडी में पाया गया कि आज से करीब 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में संगठित हो गए थे। इसके बाद सुपर कॉन्टिनेंट छोटे महाद्वीप लोरेंसिया, बाल्टिक, साइबेरिया और गोंडवाना में टूट गए और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण महासागरीय आवरण का निर्माण हुआ, जिससे मौसम गर्म होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री प्रजातियां नष्ट होने लगी। विलोपन की इस प्रक्रिया के बाद नई प्रजातियों का जन्म हुआ, जो और बेहतर तरीके से पृथ्वी के वातावरण को स्वीकार कर पाई। बर्फ कैसे बनी पानी और कैसे बढ़ी जीवन की गति? प्रोटोरोजोइक के समय के अंत तक कम से कम 2 स्नोबॉल अर्थ देखे गए, जो इतने भयानक थे कि उस समय महासागरों की सतह पूरी तरीके से जम चुकी थी। यह घटना लगभग 640 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। इसके बाद मौसम अचानक से बदलने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से निकल गई और फिर से पृथ्वी का मौसम ठंडा हो गया। पर इसके बाद ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वह घटना यह थी कि ज्वालामुखी के विस्फोट से वापस से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगी और ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से टेम्परेचर बढ़ने लगा। फिर एक बार कार्बन डाइऑक्साइड ने सूरज की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया और इस प्रकार बर्फ पानी में बदल गई। इसके बाद बहुकोशिकीय जीवों के विकास में वृद्धि देखने को मिली और फिर कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति नाटकीय ढंग से बढ़ गई। नई नई प्रजातियों का जन्म हुआ, जिससे कैम्ब्रियन विस्फोट भी कहा जाता है। इस समय ठोस अंगों जैसे कंकाल और बाहरी कंकालों के विकास ने जीवन को और अधिक सरल बना दिया। कैम्ब्रियन काल के दौरान पहले कशेरुकी जीवों का निर्माण हुआ, जिनमें सबसे पहले मछलियाँ थी और बड़े जबड़ों वाली मछलियाँ भी इसी दौरान पैदा हुई, जो नए स्थानों पर रहने के परिणाम स्वरूप उनके शरीर का आकार भी बढ़ता गया। कैम्ब्रियन काल के बाद लगभग 380 मिलियन वर्ष पूर्व 4 पैरों वाले जीवों का विकास भी मछली से हुआ।
ऐसा माना जाता है कि शायद मछली के पंख पैरों के रूप में विकसित हो गए और पैरों के विकसित होने के बाद पहली बार 4 पैरों वाले जीव को अपना सिर पानी के बाहर निकालने का मौका मिला। इसके बाद 365 मिलियन वर्ष पूर्व वैश्विक शीतलन के कारण एक और विलोपन आया। वनस्पतियों से बीज भी निकलने लगे और इस प्रक्रिया के बाद भूमि के विस्तार की गति भी बढ़ने लगी। अब बारी आती है आज विलुप्त हो चुकी प्रजाति डायनासोर की उत्पत्ति की। डायनासोर की उत्पत्ति कैसे हुई? तापमान सामान्य होने लगे, अम्लीय वर्षा के प्रभाव भी बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय होने लगे और भूमि विस्तार की प्रक्रिया के बाद वनस्पतियों का फैलाव और ज्यादा हुआ। समय के साथ साथ जीवों के विकास की प्रक्रिया भी चालू है, जिसके कारण अनेक प्रकार के जीव विकसित हुए, जिनमें से एक जीव था आर्कोसोर। तापमान सामान्य होने से लेकर इस जीव के विकास का समय आज के लगभग 20 करोड़ साल पहले का था। आर्कोसोर उड़ने वाले जीवों और मछलियों से बने 4 पैरों वाले जीव का वंशज था। आर्कोसोर एक सत्तारूढ़ सरीसृप समूह का जीव था। आर्कोसोर के विकास प्रक्रिया से ही डायनासोर की उत्पत्ति हुई। आर्कोसोर को डायनासोर के पूर्वज के रूप में भी जाना जाता है। तो यह थी पृथ्वी के आग के गोले से लेकर उसकी उत्पत्ति और डायनासोर के जन्म की कहानी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।